क्लास 10th भारतीय भवन इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो आइए इसके लघु उत्तरीय प्रश्न हल करते हैं। देखिए कुल संख्या है 12। पहला है एक अर्थव्यवस्था के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख करें। तो अर्थव्यवस्था के क्या काम होता है इकोनॉमी का वो बताना है। देखिए इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे, ये पूरा यहाँ से करेंगे। तो क्या है, आधुनिक समाज के सदस्य यानी आज के नवीनतम समाज के जो सदस्य होते हैं अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, लेकिन इन असंख्य व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं में किस प्रकार समन्वय या सामंजस्य स्थापित होता है, तो वो अर्थव्यवस्था ही है। जैसे कोई डॉक्टर है तो अपनी सेवाएं देता है, कोई शिक्षक है तो वो क्या देता है, बच्चों को पढ़ाता है, और वही किसान है तो अनाज का उत्पादन करता है। तो सभी क्या करते हैं, अपने अपने काम करते हैं। तो सबको तालमेल बिठाने वाला तो क्या होता है कि सभी रुपया पैसा ही कमाते हैं, तो रुपया पैसा ही है इनको तालमेल बिठाती है। समझ में आ गया, यानी उनमें समन्वय स्थापित करती है अपनी सेवाओं द्वारा अपने कार्यों का उत्पादन करके। तो अर्थव्यवस्था इसी कार्य का संपन्न करती है। अर्थव्यवस्था ही वह सामाजिक व्यवस्था है जो किसी देश या क्षेत्र के नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनमें आर्थिक क्रियाओं को समन्वय स्थापित करती हैं। यानी जो लोग काम करते हैं तो बदले में क्या पाते हैं, रुपया पैसा पाते हैं। तो पहले समय में वस्तु विनिमय प्रणाली उपयोग किया जाता था। ठीक है, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। लेकिन जब से रुपया मुद्रा की आविष्कार हुआ, रुपया पैसा आया, तो अर्थव्यवस्था इससे क्या हुआ और विकास मिला। ठीक, और भी काफ़ी सहायक हुई। तो हमें यही बातें लिखनी है। क्लियर हुआ। देखिए अगला सवाल हमारा, राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम हमें बताना है। क्या ये दो देशों के विकास के लिए तुलना के लिए ये पर्याप्त होती है राष्ट्रीय आय? ये बिल्कुल नहीं होती। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखेंगे। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, राष्ट्रीय आय किसी देश में एक निश्चित अवधि यानी एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त आय जो होती है देश की, वो राष्ट्रीय आय कही जाती है। यह दो देशों के विकास के स्तर की तुलना के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं आंकड़े, तो प्रति व्यक्ति आय उसे मानी जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय दो देशों के विकास के लिए बेहतर है, क्योंकि वो जनसंख्या को क्या करता है, अपना केंद्र बनाता है। तो राष्ट्रीय आय नहीं होती तुलना विकास की तुलना के लिए। तो हमारा यही उत्तर हो जाए। देखिए तीसरा सवाल क्या है, विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए यानी बांटने के लिए अलग अलग खंडों में किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इस मापदंड की क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशन है, क्या वो नहीं कर सकते, वह सीमाएं कही जाती है। तो आइए उत्तर लिखते हैं। तो यहाँ पे समझिए, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय से होने वाली वृद्धि आर्थिक विकास को मापने का एक मापदंड है। विश्व बैंक 2006 से अपने विश्व विकास प्रतिवेदन में, ठीक है, तो विभिन्न देशों को वर्गीकरण के लिए इस मापदंड का प्रयोग करती है। क्या देखती है, वो प्रति व्यक्ति आय के अनुसार ही वो देशों का वर्गीकरण करती है। समझ में आ गया। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है, जो विकसित या और विकासशील देशों को वर्ग में बांटता है। ठीक है, तो उच्च आय वाले देश को विकसित और निम्न आय वाले देश को विकासशील कहा जाता है। तो इसकी हम सीमाएं लिखेंगे। तो हम सीमाएं देखिए क्या लिखेंगे, प्रति व्यक्ति आय से, तो विश्व बैंक क्या देखता है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पे ये विकसित और विकासशील देश को घोषणा करता है। तो प्रति व्यक्ति आय से वर्गीकरण केवल आर्थिक पहलुओं को देखा जा सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। तो प्रति व्यक्ति आय से हम क्या देखते हैं, लोग कितना कमाते हैं। तो इससे हम शिक्षा उसको हम नहीं देख पाते हैं, ये इसकी सीमाएं हो गई। स्वास्थ्य हम नहीं देख पाते हैं, पर्यावरण, लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, पर्यावरण कैसा है, ठीक है, ध्यान नहीं रखता। ये इसकी लिमिटेशन होती है कि ये सिर्फ आय ही देखती है। क्लियर हुआ आपका। तो ये पूरा आपका उत्तर हो गया। देखिए चौथा सवाल हमारा, औसत अथवा प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम क्या है। प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा, विश्व बैंक ने इस आधार पर विभिन्न देशों का वर्गीकरण किया है, यानी किस आधार पे किया है, वर्गीकरण बांटा है। तो सबसे पहले हम प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा लिखेंगे। देखिए यहाँ पे, किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उस देश की औसत आय होती है, और औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इस प्रकार देखिए,
औसत आय या प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या से भाग दिया गया तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आ गई। तो ये हो गई प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये प्रति व्यक्ति आय जो है तो विश्व बैंक कैसे इसको बांटता है, तो हम यहाँ से करेंगे 2004 से जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक थे तो समृद्ध देश माना गया। ठीक है, यानी विकसित माना गया। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये या इससे कम थी तो निम्न आय वाले देश की श्रेणी में रखा गया। तो ये किसने देखा, विश्व बैंक देखा। ठीक है, तो यही आपको कर लेने हैं। देखिए 5वां सवाल, विकास को मापने का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, का मापदंड किस प्रकार विश्व बैंक से मापदंड से अलग है। तो विश्व बैंक क्या देखता है, विश्व बैंक दो देशों की तुलना अगर बांटता है तो वो प्रति व्यक्ति आय देखता है। अभी हमने देखा, ठीक है, ज़्यादा आय वाले जो नहीं ज़्यादा लोग कमाते हैं तो विकसित हो गया, कम कमाते हैं तो विकासशील हो गया। ये विश्व बैंक बांटता है। लेकिन एक और संस्था है, ठीक, जिसका क्या नाम है, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये क्या देखती है, इसका मापदंड क्या है, तो इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे। देखिए संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये क्या करती है कि विभिन्न देशों की तुलना के लिए लोगों का शैक्षिक स्तर देखती है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी शिक्षा का स्तर कैसा है। ठीक है, ये आंकड़े देखती हैं। और स्वास्थ्य की स्थिति देखती है, कितने लोग स्वस्थ हैं, बीमार तो नहीं हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है, यानी ये 3 चीज़ें देखती है। तो किस तरीके से अलग हो गया, समझ में आ गया। और फिर आपको एक लाइन और लिख लेना है, जबकि विश्व बैंक सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को देखती है। ठीक, इसके बाद देखिए हमारा अगला सवाल 6 नंबर, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, इसके प्रयोग की क्या सीमाएं हैं, विकास से जुड़े उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। देखिए औसत का मतलब होता है कुल आंकड़ों का एक साथ देखा जाना। ठीक है, औसत तौर पे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हम औसत का प्रयोग डेटा को समझने, तुलना करने और सारांशित करने, यानी सम्मिलित रूप से एक साथ देखने के लिए हम करते हैं। तो औसत का प्रयोग की सीमाएं क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या वो नहीं कर सकता। ये डेटा वितरण को नहीं दिखाता, यानी प्रत्येक आंकड़े को ये नहीं दिखाता। और चरम मानों से प्रभावित हो सकता है, जो लास्ट में मान आएंगे उससे वो प्रभावित हो सकता है। ठीक है, 7 नंबर देखिए क्या है, धारिणता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए धारिणता का मतलब ऐसा होता है कि वर्तमान पीढ़ी के जो संसाधन मिल रहे हैं उनके विकास को देखते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखना, यानी ऐसा उपयोग करना ताकि वो आने वाली पीढ़ी के लिए वो बचा रहे। ठीक है, तो वो कही जाती है विकास की सतत धारिणता। तो इसका उत्तर हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको पूरा लिख लेने हैं। देखिए 8वां सवाल हमारा, आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों का उल्लेख हमें करना है। तो हम ऐसे लिखेंगे, आर्थिक विकास के निर्धारक के कारक। ठीक है, दो कारक होते हैं, एक गैर आर्थिक और एक आर्थिक कारक। कौन कौन से आर्थिक विकास के देखिए कारक हो गए। पहला है प्राकृतिक संसाधन, ठीक, इसके बारे में थोड़े से, पूंजी निर्माण यहाँ तक। तीसरा पूंजी उत्पाद अनुपात, तो यहाँ तक कर लेने हैं। और चौथा हो गया तकनीकी विकास। इस तरीके से आपको ये उत्तर लिखना है। देखिए अगला सवाल हमारा 9 नंबर, देश के अन्य बड़े राज्यों की तुलना अगर किए जाए तो बिहार की आर्थिक विकास, रुपया पैसा कमाने की जो विकास होती है, वर्तमान स्थिति क्या है। यहाँ पे अन्य राज्यों से तुलना की बात की गई है, तो हम यहाँ से करेंगे, बिहार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है तथा इसके विकास का स्तर बहुत निम्न है। जैसा कि विश्व बैंक ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि बिहार की आर्थिक चुनौतियों को संपूर्ण देश के विकास के कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि से देखना चाहिए। तो पिछले एक दशक से देखिए पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के राज्यों बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। यहाँ बिहार के विकास की दर बहुत धीमी है। तो बस यहाँ तक हो गया, तुलना भी हो गई और उसके बारे में पूरा ब्यौरा भी हो गया अन्य राज्यों के साथ। अगला सवाल देखिए 10 नंबर, अधिसंरचना विकास की दृष्टि से बिहार की क्या स्थिति है। तो हम लिखेंगे, अधिसंरचना विकास की दृष्टि से बिहार अन्य विकसित राज्यों की तुलना में बहुत पीछे है। यहाँ की आर्थिक और सामाजिक दोनों ही संरचनाएं बहुत कमज़ोर और निम्न स्तर की हैं। ठीक है,
तो राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है। कृषि, उद्योग, व्यापार सभी विकास के लिए सड़क यातायात उन्नत अव्यवस्था आवश्यक है। ठीक, तो बस यहाँ तक कर लेने हैं। 11 नंबर देखिए, बिहार में विकास की भावी संभावनाएं क्या है? कौन कौन सी संभावनाएं देखी जा सकती हैं आने वाले समय में? तो देखिए इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे। देखिए इस राज्य में यानी बिहार में कृषि विकास की यथेष्ट संभावनाएं हैं। बिहार की भूमि काफ़ी उपजाऊ है। उत्तर बिहार विश्व के सर्वोत्तम उपजाऊ भागों में से एक है। उर्वरा भूमि और पर्याप्त जल संसाधन के रूप में बिहार में प्राकृतिक संसाधन क्या है? बाहुल्य यानी ज़्यादा है। तथा कृषि विकास तत्व द्वारा इसे कृषि क्षेत्र के देश के सबसे विकसित राज्य बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर कृषि संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के तौर पे बिहार की काफ़ी संभावनाएं हैं कृषि क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक कर लेनी है। अब इसके बाद देखिए हमारा आखिरी बचा 12 नंबर, हमारी मूलभूत आवश्यकताओं का विकास से क्या संबंध है? यानी जो ज़रूरती आवश्यकताएं होती हैं उनसे विकास का क्या संबंध है, क्या रिलेट है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, आवश्यकताओं का विकास से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध होता है। मनुष्य आवश्यकताओं से प्रेरित होकर ही विकास का प्रयास करता है। तो यही संबंध हो गया, ये आवश्यकताओं से प्रेरित होकर ही विकास का प्रयास करता है। जब ज़रूरत पड़ेगी तभी वो विकास करेगा, अन्यथा वो नहीं करेगा। ठीक, मानवीय आवश्यकताओं अनंत और असीमित है तथा उनकी कोई सीमा नहीं है। तो बस यहाँ तक आपको कर लेने हैं, बस यही हो गया हमारा। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।